हेलो एंड वेलकम टू IIF एजुकेशन। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज बताऊंगा आपको, मैंने एनालाइज किया लास्ट ईयर चार साल के क्वेश्चन पेपर। उसमें देखा है भाई कि जो चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं चैप्टर आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर मतलब एक ब्रीफ संक्षेप में बताऊंगा ताकि आप आसानी से एग्जाम में कर सके। तो उस जो भी चैप्टर से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उस चैप्टर को मैं धीरे संक्षेप में आपको बताता हुआ चला जाऊँगा, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से, क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, जो अक्सर हर साल पेपर में हड़प्पा सभ्यता से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, चाहे वो नगर नियोजन से हो, चाहे वो जल निकासी से हो, या हड़प्पा की संस्कृति नगरीय सभ्यता के बारे में हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये सबसे पुरानी सभ्यता है, करीब 5000 साल पुरानी। ठीक है ना। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक हड़प्पा सभ्यता कही जाती है। ठीक है, अब ये सबसे पहले हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। ठीक है ना, 1922 में इसको खोजा था दयाराम साहनी ने। ठीक है, एक नंबर में अगर आ जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1922 में। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है पहले ये समझ लो। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी, हड़प्पा सभ्यता यानी कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसीलिए इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, एग्जामिनर हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सभ्यता भी क्वेश्चन करके बना के पूछ लेता है, तो घबराने की बात नहीं है। हड़प्पा पूछे चाहे सिंधु पूछे, आपको आंसर यही देना है। ठीक है ना। यानी कि हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो खोजा गया था 1922 में दयाराम साहनी ने, जिन्होंने इस स्थल की खोज की थी। फिर इसके बाद आगे चल के और इस 1925 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये करा था रखालदास बनर्जी ने, RD बनर्जी। ठीक है ना भाई। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था 1922 में, फिर उसके बाद 1925 में खोजा गया। अब ये स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में। तो अब हड़प्पा सभ्यता क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो जान लो। तो हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन आ जाता है एक जल निकासी, ठीक, दूसरा आता है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता से दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक जल निकासी और एक दूसरा है नगर नियोजन। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, उन्नत थी। यानी कि जल निकासी के लिए जो नालियाँ थी, वहाँ पे नालियाँ बनाई हुई थी, नालों का निर्माण था। जल निकासी, बेहतर जल निकासी के लिए क्या था? नालों का निर्माण था। नाले बना रखे थे अपने घर से, घर की जो घर था उनके घर के बगल में एक नालियाँ थी। ठीक है, और वो छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालों में जाके मिलती थी। और नाले किस तरीके से बने थे भाई? नाले ढके हुए नाले थे। जो नालियाँ बनी थी वो ऊपर से ढकी होती थी, ताकि भाई कोई भी उसमें जो भी कचरा है वो नालियों में ना जाए और नालियों का पानी जाम ना हो। उसके बाद इसमें देखोगे कि भाई जो जल निकासी जो नालियाँ थी यहाँ, मतलब वो क्या थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो नालों का निर्माण था, बहुत ही अच्छी बेहतरीन जल निकासी की प्रणाली थी। नाले बहुत बड़े बड़े नाले बनाए हुए थे, ऊपर से मतलब ढका हुआ था, उनको कवर अप नालियाँ बनाई गई थी। और नालियाँ क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, तो ये था जल निकासी का 3 पॉइंट, अगर लिख दोगे वो नहीं है। इसकी बात करते हैं हड़प्पा के नगर नियोजन की। देखो, नगर नियोजन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था कि जो गलियां थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक, और जो घर बने थे वहां पे, जो घर बने थे वो चबूतरे पे बने थे। चबूतरों पर संरचना का निर्माण था, यानी कि पहले वो नीचे क्या बनाते थे? चबूतरे बनाते थे, फिर उसके ऊपर वो कोई भी संरचना या इमारत बनाते थे। और सारी गलियां क्या थी? खुली हुई थी। जो भी रास्ते थे, सभी मार्ग ओपन थे, सभी मार्ग खुले हुए थे।
यानी कि मार्ग मतलब जो गलियाँ कह लो, ठीक है, जो भी गलियाँ थी वो बंद नहीं थी। वहाँ की हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल में जितनी भी गलियाँ थी वो सारी की सारी खुली हुई थी, यानी कि कहीं से भी कोई भी बंद नहीं कर गई थी कि भाई जिसको भी आना है वो आराम से कहीं से भी आ सकता है और जा सकता है। एक खूबसूरती बात ये थी, ठीक। उसके बाद क्या था, नगर नियोजन में क्या था, पहला भाई गलियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, चबूतरों पर संरचनाएं का निर्माण था, यानी कि घर बनाने से पहले एक चबूतरा बनाते थे और उस चबूतरे पे वो फिर इमारत घर बनाते थे। दूसरा भाई क्या थे, गली और जो मार्ग थे वो खुले हुए थे, कहीं से भी बंद नहीं थे, वो आपस में जो भी समकोण पे काटते थे और सारे ही मार्ग ओपन थे, खुले हुए थे। दूसरा कहते हैं भाई घरों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि जो भी मुख्य दरवाजे से, यानी सामने जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट, वहाँ से अंदर, यानी जो अंदर का जो आंगन है उसको वो कोई भी बाहर का इंसान उसको नहीं देख सकता था, मतलब सामने अंदर आंगन में क्या चल रहा है काम वो बंदा नहीं देख सकता था। दूसरा कहते हैं भाई जो भी घर बने थे वहाँ पे पक्की ईंटों के थे घर, और नालों का भी जो निर्माण किया गया था वो पक्की ईंटों से किया गया था। और क्या होता है कि भाई नालों के साथ साथ इनको ढका भी गया था ताकि जो बड़े बड़े नाले हैं उसमें कोई व्यक्ति ना गिरे और ना ही उसमें कोई कूड़ा कचरा जा सके। तो नगर नियोजन और जल निकासी से इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसा लिखना है और आपको इस पे नंबर पूरे दे दी जाएंगे। अब इस हड़प्पा सभ्यता में एक क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके कारण जान लो, पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहला जो कहते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, पहला बाढ़ का आना। कहा जाता है भाई कि सिंधु नदी पे बसा हुआ स्थल या जो भी है उस एरिया में बसा हुआ, तो इसके लुप्त होने की या इसके अंत होने की, संस्कृति के खत्म होने की कारण क्या था, बाढ़। कि वहाँ पे क्या हुआ, आकस्मिक ऐसी मतलब बाढ़ आ गई जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो स्थल थे, वहाँ के जो नगर जो सभ्यता थी वो डूब गई और वहाँ से लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, पलायन कर गए, इस तरीके से माना जाता है। दूसरा कहा जाता है हो सकता है अकाल या सूखा। अब अकाल या सूखा क्यों कहा जाता है कि भाई कि हो सकता है वहाँ पे लोग रह रहे हों, आकाश में क्या हो, जलवायु परिवर्तन हुआ हो, मौसम परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हो वहाँ पे बारिश ना हुई और सूखा पड़ गया हो, ठीक है ना। तो वहाँ इसके लिए भी लोग वहाँ से स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले गए हों, ठीक है। तीसरा रीज़न दिया गया भाई नदियों का रास्ता बदल लेना। अब क्या कहा जाता है भाई कि ये सारी की सारी सभ्यताएं क्या थी, नदियों के पास बसी हुई थी, नदियों से पानी लेती थी, खेती बाड़ी करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। अब हो सकता है कि भाई नदियों ने वहाँ से अपना रास्ता बदल लिया हो, कोई भी मतलब लंबी अवधि के बाद, ठीक है। तो नदियों के रास्ता बदलने से जब नदियों ने रास्ता बदला और लोगों ने फिर अपना स्थान भी बदल लिया, ठीक है, और इस धीरे धीरे सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा क्या कहा जाता है भाई आर्यों का आक्रमण, यानी आर्यों का कहने का मतलब यानी कि दूसरी संस्कृतियों द्वारा इन पर आक्रमण किया गया होगा और इनको खत्म कर दिया गया। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। विद्वान कहते हैं कि भाई बाढ़ वहाँ पे हो सकता है, आकस्मिक बाढ़ आ गई हो, पानी मतलब इस वजह से वहाँ के लोग जो थे पलायन करके। दूसरा आक्रमण या सूखा, ठीक है। तो अकाल या सूखा, अत्यधिक सूखा पड़ने से हो सकता है भाई वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्र में चले गए हों। नदियों का रास्ता बदल लेना, ठीक है, और मतलब वहाँ पे जो नदियाँ बह रही हो सकता है उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया जिसकी वजह से वहाँ पे जीवन यापन संभव ना हो। दूसरा आर्यों का आक्रमण, कि भाई आर्यों ने क्या कर दिया होगा, वहाँ पे उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया होगा, नष्ट कर दिया होगा आक्रमण करके, इस चक्कर में हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसका अंत हो गया। और हाँ, एक लास्ट और है, क्या है, अत्यधिक कृषि। अब अत्यधिक कृषि में क्या होता है कि भाई इन्होंने इतनी अधिक कृषि की होगी जिससे वहाँ की ज़मीन की उर्वरता क्या हो गई होगी, समाप्त हो गई होगी। इसलिए उन्होंने क्या करा होगा, वहाँ से वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए होंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता के क्या है, 5 कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई होगी। अब देखो हड़प्पा सभ्यता और एक क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। मेसोपोटामिया भी काफ़ी पुरानी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता भी काफ़ी पुरानी सभ्यता है। दोनों समकालीन है एक दूसरे के, यानी कि दोनों एक ही समय की हैं। और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया के लोग क्या व्यापार करते थे। तो गाइस हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार किन किन चीज़ों को लेकर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कुछ लिस्ट है, जैसे हड़प्पा और मेसोपोटामिया जो थे। अब हड़प्पा में होता क्या क्या था भाई, हड़प्पा जो था वो अनाजों के साथ साथ कई शिल्प उत्पादनों में और क्या कहते हैं आभूषणों में पत्थरों के, रंगीन पत्थरों के चीज़ें वो बनाता था, ठीक है ना। तो अब मेसोपोटामिया में भी कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते थे, उसका एरिया ऐसा पड़ता है कि वहाँ पे खेती कम, खनिज पदार्थों पर वो निर्भर ज़्यादा थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया क्या क्या व्यापार में व्यापार करते थे, कपड़ों के व्यापार करते थे, ठीक है, मसाले मंगाते थे, यानी कि भारत से, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मसाले जो थे मेसोपोटामिया को देते थे।
और क्या होता था भाई, नग पत्थर जो रंगीन रत्न होते हैं, नीलम हो गया, महत्वपूर्ण जो पत्थर होते थे जिनको हम आजकल हम अंगूठियों में पहनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के नग और पत्थर वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट आयात निर्यात करते थे, का व्यापार करते थे। दूसरा सोना और चांदी आभूषण ज़्यादा मंगाया जाता था, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक आता है धातु में, फिर बर्तन और मृदभांड, बड़े बड़े जो बर्तन यूज़ होते थे, तांबे के, कांसे के, मृदभांड जो बर्तन होते थे, एक सेक करके एक बर्तन है फ्योंस, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था उनके लिए मृदभांड। उनका वो क्या करते थे, व्यापार करते थे एक, मतलब आपस में। फिर आता है धातु, धातु में एक आ गया आपका तांबा, ठीक है ना, तांबा, फ्यांस, कांसे। तो इन सब का ये क्या करते थे, कुछ इसका मिश्रण करके कोई एक नई वस्तु बना के वो उसका ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, धातु, ठीक है। उसके बाद आता है उपकरण बनाने के लिए औजार, ये औजारों को भी एक दूसरे से खरीदा और बेचा करते थे, ठीक है ना। उपकरण बनाने, कोई नई चीज बनाने के लिए औजार की जरूरत है तो उसको लिए भी ये औजारों का व्यापार करते थे। तो ये कुछ लिस्ट है क्या क्या व्यापार करते थे, तो इसको देख लेना। और अगर एग्जाम में आए भाई हड़प्पा और मेसोपोटामिया के लोग क्या किस तरीके से व्यापार करते थे, क्या व्यापार करते थे, तो ये सीधा ही लिख देना कि भाई कपड़ों का व्यापार करते थे, मसाले मंगाते थे, नग मंगाते थे, ठीक है ना। चलो अब ये आपका हड़प्पा से हो गया कंप्लीट, ठीक है। हड़प्पा से कुछ भी आए तो भाई लिख देना, चाहे अंत, उसका अंत कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी पूछ ले तो लिख देना भाई, जल निकासी बहुत अच्छी है, नगर नियोजन बहुत अच्छा है, एक दूसरे से भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, ये सब लिख देना। हड़प्पा सभ्यता की जो भी मैंने लिखवाया विशेषता में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा मौर्यकालीन की, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताते हैं आप, ठीक है। हाँ, मौर्य साम्राज्य, तो इसका जो पहला संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आया अशोक, ठीक। तो इसमें अशोक का सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में। तो अशोक का क्यों इंपॉर्टेंट है, अशोक का इसमें पूछेगा धम्म की नीति, ठीक है ना। तो हमें अशोक की धम्म की नीति याद करनी है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके संस्थापक थे, एक नंबर में अगर आ जाए कि भाई मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके 3 शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अंतिम शासक जो थे मौर्य के अशोक थे, और अशोक ने ही बाद में क्या करा, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका क्या करा, प्रचार प्रसार करा। तो इसी बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक की धम्म नीति हम देखेंगे। अशोक की धम्म की नीति, भाई इसकी क्या नीतियों में क्या क्या था कि भाई सबसे पहले बड़ों का आदर, यानी कि अपने से बड़ों का उसमें क्या करना है, हमें आदर करना है, सत्कार करना है, ठीक है। दूसरा क्या था, जीव हत्या पर रोक, यानी कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने इसको प्रचार प्रसार के लिए क्या करा भाई, उनके सभी नियमों को फॉलो किया और उसका प्रचार भी किया। तो इसी को ही हम अशोक की धम्म की नीति कहते हैं। तो जीव हत्या पर प्रतिबंध, यानी कि जो भी क्या कहते हैं, जो मांसाहारी लोग थे, जो मुर्गे बकरे इस तरीके से जो खाते थे, मांसाहारी जो भोजन करते थे, उन पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, जीव हत्या पर बैन लगा दिया गया। आश्रय स्थलों का निर्माण, यानी कि जो लंबे रास्तों पे थे कुछ आश्रय स्थल बनाए गए, सराय बनाई गई, ताकि जो यात्रीगण हैं जो यात्रा करते हैं वो वहाँ पर आराम कर सके, विश्राम कर सके, धर्मशालाएं जिनको बोलते हैं। फिर क्या था, धार्मिक कर्मकांडों पर प्रतिबंध, यानी कि जो अंधविश्वास, जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे, बलि प्रथा, ये सारी चीज़ों, इन सब पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्या था, युद्ध ना करने की नीति, यानी कि अशोक ने उड़ीसा के जो कलिंग युद्ध था उसके बाद उसने ये नीति अपनाई थी, और उसका जो मन था वो बहुत व्याकुल, बहुत ही विचलित हुआ उस युद्ध के बाद। उसके बाद ही उसने निर्णय लिया कि भाई अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा और अपने साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जितना था उतना ही मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, उसने भविष्य में कभी युद्ध अभ्यास नहीं किए और ना ही आगे कभी उसने युद्ध किया अपने मरणोपरांत तक। बौद्ध धर्म का उसके बाद अपना पूरा जीवन, कलिंग युद्ध के बाद उसने पूरा जीवन बौद्ध के धर्म के प्रचार में लगा दिया। तो ये थी अशोक के धर्म की नीतियां जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, तो इसको भी कर लो, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर से अगर आए अशोक के, मतलब मौर्यकालीन से, तो यही आएगा। अब जो है जैन धर्म की शिक्षा, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुरु नानक, इनकी शिक्षाओं के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो पहले देखो जैन धर्म की शिक्षा क्या थी। उनके संस्थापक कौन थे, महावीर जैन। महावीर
जैन इस धर्म के संस्थापक रहे और इनकी कुछ शिक्षाएं थी, वो क्या थी, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चोरी ना करना, ईमानदारी के साथ रहना, ठीक है ना, यानी कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, झूठ ना बोलना, यानी कि मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है, ठीक। उसके बाद पशु बलि पर इन्होंने पशु बलि का त्याग करा कि भाई हमें किसी भी प्रकार से देखा पशु की हत्या नहीं करनी है, उनको हमें क्या करना है, बचा उनको भी जीवित रहने का अवसर देना चाहिए, यानी कि शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। दूसरा, शांति बनाए रखना, शांति रखना और अहिंसा को अपनाना, ठीक है, यानी कि कोई भी मसला हो, किसी भी बात पर हमें शांति बनाए रखनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हिंसात्मक नहीं होना है। तो ये उनकी क्या थी, 4 शिक्षाएं थी जैन धर्म की, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है पेपर में शिक्षाएं आ सकती हैं जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की और गुरु नानक की, ठीक है। तो अब बौद्ध धर्म की शिक्षा हम देखते हैं। जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध की शिक्षा, ठीक। तो अष्टांगिक मार्ग यानी कि बौद्ध धर्म ने बताया भाई हमें हम जो संसार है वो क्या है, दुखों का एक सागर है, दुखों से भरा हुआ है, और हम इन दुखों से पार कैसे पा सकते हैं, इन अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से हम सांसारिक दुखों से निजात पा सकते हैं। जो क्या है, देखो, सम्यक दृष्टि मतलब वास्तविक दृष्टि, हमें हमेशा यथार्थ रहना चाहिए, ठीक है ना, मतलब हमें ज़्यादा काल्पनिक नहीं रहना चाहिए, जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, वास्तविकता में हमें जीना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या होता है कि द्वेष और हिंसा से मुक्त, यानी कि किसी भी व्यक्ति को द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या घृणा इस तरीके का भाव नहीं रखना चाहिए, और ना ही किसी से हिंसा करनी चाहिए, ठीक। तीसरा है सम्यक वाक्य, यानी सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें सच बोलना है, और मीठी वाणी, यानी एक दूसरे से क्या बोलना है, सत्य बोलना, दूसरा मीठी वाणी बोलनी है, ठीक। फिर है सम्यक कर्मांत, यानी कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक, कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा है सम्यक आजीव, इसमें क्या है कि भाई हमेशा हर व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए, किसी भी तरह का विलासिता की वस्तु में मतलब अपने आप को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, मतलब सादा जीवन, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए, किसी भी तरह के वस्तुओं में विलीन नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगला है सम्यक व्यायाम, यानी कुशल धर्म का अनुसरण, यानी अच्छे धर्म का आचरण करना चाहिए, जो चीज़ें अच्छी हों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और अधर्म को यानी जो चीज़ बुरी हो उसको अपनाना नहीं चाहिए। फिर है सम्यक स्मृति, ये क्या है कि भाई सदैव जागरूक रहो, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए हर चीज हर परिस्थिति के लिए। फिर है सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता, मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, हमें हमेशा एकाग्र रहना चाहिए, एकाग्र, ठीक है ना। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके माध्यम से हम समाज में जो सांसारिक दुख है उनसे निजात पा सकते हैं। अब बौद्ध की शिक्षाएं क्या है, बौद्ध की शिक्षाओं को ना पंचशील कहा जाता है। बौद्ध की शिक्षाओं को 5 तत्व में 5 बातें कही गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचशील। अब इसमें क्या क्या है, अहिंसा, कि भाई हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, ठीक। फिर क्या है, असत्य में आता है भाई चोरी नहीं करना, ठीक है ना, बहुत शिक्षा सिखाती है भाई हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह में आता है भाई इसमें किसी भी तरह का लोभ लालच, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा बिना किसी लोभ के कार्य करना चाहिए। फिर है सत्य, कि इसमें क्या होता है भाई हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का आग्रह नहीं करना चाहिए, झूठ हमेशा गलत होता है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर आगे बात आती है भाई नशा ना करना, कि भाई हमें किसी भी प्रकार के नशा से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना है। तो ये क्या है, बौद्ध की पंचशील शिक्षाएं जो इंपॉर्टेंट है। अगर बौद्ध से रिलेटेड कोई भी बात आता तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। बौद्ध की शिक्षाएं क्या थी, बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक 8 मार्ग थे और बौद्ध की शिक्षाएं पंचशील थी। तो ये था बौद्ध का टॉपिक। और एक छोटा सा है वैदिक काल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद, ठीक है, कौन सा काल स्टार्ट हुआ, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया था, ऋग्वेद, और सबसे पुराना है, ठीक है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सोमवेद, ठीक है। अगर आ जाए एग्जाम में कि भाई वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक। तो वैदिक काल में सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद। तो उत्तर वैदिक काल में ये 3 वेद लिखे गए थे, ठीक है ना, यजुर्वेद, अर्थवेद और सोमवेद। तो वैदिक काल में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वैदिक काल में भाई बस वेदों के बारे में पूछा जाएगा कि वेद कितने हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सोमवेद, और सबसे पुराना कौन सा है,
ऋग्वेद। ठीक है, तो बाकी ये तो थे प्राचीन भारत से या प्राचीन इतिहास के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला जो होगा मध्यकालीन भारत से है प्राचीन इतिहास से, जिसमें मौर्यकालीन नौकरशाही यानी मौर्यकालीन के समय प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और गुप्तकालीन प्रशासन क्या था। ठीक, यानी कि दोनों के ही शासन जो राजा हुए थे, गुप्त शासन और मौर्यकालीन शासन में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी किस तरह की थी। तो मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी, मौर्यकालीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी, केंद्रीकृत थी। यानी मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी और गुप्तकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत थी। ठीक है, केंद्रीकृत कहने का मतलब है कि सारी शक्तियां एक राजा के पास होती हैं और विकेंद्रीकृत में क्या होती है कि जो शक्तियां होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती हैं। ठीक है, तो देखो आप क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके समझ लेते हैं। जो भी पॉइंट्स है इसको ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। मौर्यकालीन नौकरशाही, तो साम्राज्य क्या था भाई, 4 प्रांतों में विभाजित था। यानी कि उनका जो मौर्यकाल जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो मगध जो भी उनका जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था और उन प्रांतों का प्रशासन जो हर प्रांतों पे जो भी प्रशासन करता था वो प्रधान क्या कहलाता था, कुमार। यानी कि जो राजा का जो बेटा होता था जिसको राजकुमार बोलते हैं वो उन प्रांतों का प्रशासन संभालता था। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। जैसा पहले बताया भाई कि कोई भी काम हो वो किसके कहे अनुसार होता था, जो टॉप पर हो, सम्राट जो राजा होता था। ठीक है ना, उसके कहे अनुसार सारा काम होता था। अब लेकिन इसमें एक चीज ये थी कि जो सिंचाई का जो कार्य होते थे, ठीक है ना, जैसे कुएं खुदवाना, नहरें बनवाना, तालाब बनवाना, तो इन सब कार्यों के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो कार्य था वो क्या था, स्थानीय रूप से नियंत्रित था। यानी कि वहां के लोकल लोग ही वो काम करते थे। इस कामों में थोड़ी ढिलाई मौर्यकालीन प्रशासन में दी गई थी। यानी कि ये कुछ इस तरीके का मौर्यकालीन का क्या था, नौकरशाही। ठीक, यानी नौकरशाही क्या होता है भाई, सरकार का जो नौकर होता है, तो इस तरीके से वो काम करते थे। जब हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की, तो इसमें क्या था कि भाई इसमें गुप्तकालीन में क्या, गुप्ता ने क्या कर रखा था भाई, प्रांतों को कई छोटी इकाइयों में बांटा हुआ था। यानी कि जो उसका साम्राज्य था उसमें उसने काफी छोटे छोटे प्रांत बना रखे थे। ठीक है, उन प्रांतों में क्या था भाई, उनके विषय भी आपस में बटे हुए थे। उसके बाद अब देखो प्रांतों में क्या था भाई, कौन होता था, कुमार मात्य शाही। यानी कि कुमार मात्य यानी जो प्रांत का प्रधान होता था वो राजा के ही परिवार से बनता था। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे शाही लिखा हुआ है, शाही घराने से होता था। दूसरा नगर श्रेष्ठ, यानी कि जो नगर होते थे प्रांतों में, जो नगर होते थे, जो एक तरीके से नगर शहर की तरह विकसित होते थे, उनका क्या होता था, एक नगर पालिका होता था जो नगरों की देखरेख और नगरों के सभी कार्यों को करने में सक्षम होता था। जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यक है, वो इस नगर पालिका द्वारा पूरा किया जाता था। अब मुख्य व्यापारी कहने का मतलब है, अब इसमें बाजार व्यवस्था भी थी। ठीक है, बाजार व्यवस्था कहने का मतलब है जो शिल्प हो गया, शिल्प उत्पादन, शिल्पों का आभूषण, ये सब मुख्य व्यापारी द्वारा ही इन पे भी नियंत्रण इनका होता था। ठीक है, फिर है स्थायी सेना। यानी कि राजा क्या करते थे भाई, अपनी स्थायी सेना रखते थे। एक अस्थायी सेना जो प्रशासनों को दी जाती थी प्रांतों में, और एक स्थायी सेना जो परमानेंट राजा के लिए ही युद्ध करती थी। ठीक है, अब इनकी न्याय प्रणाली भी काफी अच्छी थी। न्याय प्रणाली में भी इन्होंने एक मतलब हर प्रांत में एक न्याय प्रणाली व्यवस्था स्थापित कर रखी थी, जिससे जो भी लोग, नगर के जो लोग हैं, वो न्याय पाने में सक्षम हो सके। तो ये कुछ थे मौर्यकालीन। अगर आ जाए क्वेश्चन की मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। अगर गुप्ताकालीन प्रशासनिक व्यवस्था आ जाए तो आपको ये पॉइंट लिखना है। ठीक है, पूरा यही लिख देना और जो भी आप अपना बना के लिख सकते हो कर देना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और मुगल के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली सल्तनत से कुछ क्वेश्चन आते हैं और मुगल कालीन से आते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से, वो है खिलजी का। तो खिलजी से क्वेश्चन है क्या आता है, खिलजी की बाजार सुधार व्यवस्था। ठीक है, बहुत ही अच्छी थी। अब खिलजी ने बाजार में जो कालाबाजारी होती थी और जो सामान थोक फरोख होती थी, मतलब वस्तुओं का मूल्य जो थे वो महंगाई को कैसे उसने कंट्रोल किया था, सीधी सी बात देखो। तो आवश्यक वस्तुओं पर कम मूल्य, यानी कि जो नेसेसरी जो वस्तुएं थी, खिलजी ने क्या करा, उनके मूल्य निर्धारित कर दिए, उनका फिक्स प्राइस कर दिया कि भाई ये चीज इतने में मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक, मूल्य नियंत्रण करने के लिए बाजार विकसित किया। यानी कि मूल्यों को जो वस्तुएं थी उन मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए उसने नए नए बाजार विकसित किए। जैसे भाई कपड़ों का बाजार, ठीक है ना, मंडी क्या होती थी जिसमें सब्जियां, अनाज आप जाके खरीद सकते थे। कपड़ा बाजार जहाँ पे कपड़े आप खरीदते थे। ठीक है ना, सभी बाजारों को अलग अलग और नए नए विकसित किए, जिससे क्या होगा भाई, मूल्य जो है वो नियंत्रित किए जा सकेंगे। उसके साथ साथ उस समय घोड़े, जानवर और गुलामों का भी बाजार होता था। यानी कि जो दास होते हैं उनको भी मार्केटों में आप खरीद और बेच सकते थे। तो उनके लिए भी इन्होंने बाजार विकसित किया और इन सभी को मतलब क्या करा, इन्होंने मूल्यों को नियंत्रित किया। इसके लिए अब इन्होंने एक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया, जिसको क्या बोला जाता है, शहाने मंडी। यानी मंडी के ऊपर जो नियंत्रण देखता था, वे मंडी में जो राजा ने, जो खिलजी द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये सूचना अधिकारी होता था, जो भी अगर कुछ भी गलत होता था तो वो अपने उनको खिलजी को संपर्क करता था और फिर उनको दंड करता था। इसके साथ साथ बाजार में उसने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे। गुप्तचर वो होते जैसे अभी आजकल रॉ एजेंट होते हैं ना हमारे खुफिया विभाग वाले, तो उसी तरीके से ये गुप्तचर वाली व्यवस्था पुरानी है, मतलब सदियों से चली आ रही है। तो गुप्तचर क्या करते थे, बाजारों में जाते थे कोई और ये देखते थे भाई कि जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो सामान मूल्य निर्धारित पे ही बेच रहा है या नहीं, यानी एमआरपी जो फिक्स की है सरकार द्वारा, जो शासक है उसके द्वारा, उस पर ही बेच रहा है, या कोई जमाखोरी तो नहीं कर रहा, मतलब सामान को जमा कर लेना और बताना कि भाई सामान खत्म हो गया तो उससे क्या होता है मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से जमाखोरी या कोई महंगाई मतलब भ्रष्टाचार करता है तो गुप्तचर उसके बारे में वहाँ पे दरबार में बता देता है और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर उस दुकानदार के ऊपर कार्रवाई की जाती है। यानी गुप्तचर द्वारा बाजार पर नियंत्रण नजर रखता था, भाई कौन कितने में सामान बेच रहा है, कौन कितना ज़्यादा महंगा बेच रहा है। ठीक, अब क्या गया भाई, जो घुड़सवार जो घोड़े जो खरीदे जाते थे, घोड़े किस लिए इंपॉर्टेंट होते भाई, आर्मी के लिए, आर्मी सेना घुड़सवार, ठीक है ना। कहीं भी सेना जाती होती है तो मतलब हमला करना होता है तो युद्धों में बहुत इस्तेमाल किए जाते घोड़े। तो जो दलालों द्वारा जो घोड़े खरीदे जाते थे उन पर क्या कर दिया भाई, यानी कि जो दलाल जो घोड़े बेचेंगे खरीदेंगे उनसे उनका मूल्य निर्धारण कर दिया, उनको कम मूल्यों पे यानी सस्ते दामों पे दलालों से खरीद सुनिश्चित की। इससे क्या होगा भाई, दलाल जो है वो ज़्यादा मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो राजा से ज़्यादा अधिक ना हो पाए, इसीलिए उन्होंने क्या करा भाई, मूल्यों को सुनिश्चित कर दिया। तो ये कुछ तरीके थे जिन्होंने बाजार व्यवस्था को काफ़ी अच्छा बनाया, जिससे जमाखोर और भ्रष्टाचार बाजार में नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है कर व्यवस्था, यानी कि जो मध्यकालीन भारत था, ठीक है, या मध्यकालीन सल्तनत काल में टैक्स की कर व्यवस्था कैसी थी। ठीक, तो भाई सल्तनत काल में सबसे पहले कर व्यवस्था क्या थी, खराज थी। खराज में क्या था भाई कि जो उपज का यानी जो कृषि जो होती थी, सबसे पहले कृषि करते थे, उद्योग फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं, तो जो उपज यानी खेती में जो उपज होती थी उसमें से हम छठा भाग, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छठा भाग और 1/3 भाग, यानी खेत का पूरे खेत का छठा भाग और 1/3 भाग, यानी जब फसल अच्छी हो तो हम छठा भाग टैक्स के रूप में दिया जाता था, और फसल कुछ खराब हो या कुछ कम हो तो 1/3 भाग लिया जाता था, ठीक है ना। तो ये खराज था। 3 व्यवस्थाएं थी, खराज, जजिया और जकात। तो खराज जो था वो कृषि उत्पादों पर लगाया जाता था, ठीक है ना, यानी कि जो फसलें होती थी फसलों का छठा भाग या 1/3 भाग लिया जाता था। दूसरा था जजिया। अब जजिया जो कर था वो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, यानी कि दिल्ली में जब जो मुस्लिम ये जो क्या थे, सारे शासक मुस्लिम थे, तो ये मुस्लिम लोगों से करना लेकर ये गैर मुस्लिम जो हिंदू थे, अन्य धर्म के जो लोग थे, मुसलमान ना होकर, उनसे ये राज्य में रहने के लिए कर लेते थे, जिसको क्या बोला गया, जजिया कर बोला गया, ठीक है। फिर आता था जकात। जकात जो कर था ये लिया जाता था धनी मुसलमानों से। जो मुसलमान जो धनी होते थे वो परोपकार के रूप में सरकार को क्या देते थे, जकात रूप में टैक्स पे करते थे, कर देते थे, ठीक है ना। तो ये थी उस समय की कर व्यवस्था सल्तनत काल की। अब देखो सल्तनत काल में से ही कुछ अब किस तरीके से टैक्स वसूला जाता था, ठीक है ना, यानी कि कर व्यवस्था डायरेक्ट राजा तो लेता नहीं था, तो इसके लिए कुछ बंदे इन्होंने नियुक्त किए गए थे, कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तो वो अधिकारी थे जैसे इक्ता, जागीर और मनसब, ठीक है। तो इक्ता जो था, इक्ता ये हमारे सल्तनत काल से था, ठीक है ना, इक्ता हमारे सल्तनत काल से था। और जो जागीर और मनसब है, जागीर और मनसब ये हमारे किससे संबंधित है, ये मुगल, जब मुगल आए तो उन्होंने जागीर और मनसब की व्यवस्था, जागीर और मनसबदार बनाए, ठीक है ना। इक्ता हमारा था सल्तनत से। तो इक्ता प्रणाली पे वैसे भी एक पहले वीडियो डल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फिर बता देता हूँ। तो ये इक्ता क्या करते थे, इक्ता का काम क्या होता था, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो क्षेत्र उनको दिया गया है वहाँ पे वो कानून व्यवस्था बनाए। दूसरा राजस्व वसूलना, यानी कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, जो क्षेत्र उनको दिया गया कार्य करने के लिए, वहाँ पे कानून व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जितना भी राजस्व इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करना। और इमरजेंसी यानी आपात की स्थिति में क्या करना भाई, सैनिक सहायता प्रदान करना, जब जरूरत पड़े राजाओं को सैनिक सहायता प्रदान करना, ये थी इक्ता प्रणाली। अब क्या था, जागीर क्या होती है भाई, जागीर होती है जैसे जमीन से संबंधित होती है जागीर, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, भूखंड होते हैं। तो मनसब क्या होता है, मनसब एक पद है, मनसब क्या है, एक पद है जो जात के आधार पर, हैसियत के आधार पर दिया जाता था मुगल साम्राज्यों में, यानी ये मुगल साम्राज्य का विकसित किया हुआ एक मनसब है, एक पद है जिसको जात यानी हैसियत या गुण के आधार पर राजा देता था। अब इसका काम क्या होता था भाई, इसका भी काम राजस्व इकट्ठा करना होता था, ठीक है ना। और इनको जो सैलरी मिलती थी, जो भुगतान किया जाता था, वो शाही खजाने से भी दिया जाता था, अगर मतलब नगद भी दिया जाता था, और क्या कर दिया जाता था, उनको जागीर दे दी जाती थी। जागीर मतलब जमीन, और उस जमीन पे जो भी खेती होती थी उस पे जो कर आता था, फिर वो टैक्स वसूल के वो शाही खजाने में जमा कराते थे, या तो इनको नगद भी दे दिया जाता था और
जमीन भी दे दी जाती थी। ठीक, 1857 1857 का विद्रोह। तो भाई देखो, इस पे वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है भाई 1857 का विद्रोह के कारण क्या थे, ठीक है भाई, कारण पूछेगा, फिर इसके प्रभाव पूछेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है भाई, कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सैनिक कारक, ठीक है ना। प्रभाव कि भाई 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या क्या पड़ा हमारे ना, भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है, किसको, 1857 के विद्रोह को, क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग मिलकर अंग्रेजी शासकों, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, संग्राम कर दिया था। ठीक है, तब इसमें से क्वेश्चन कारण पूछेगा। कारण भी मैं लिंक में, इस पे पहले वीडियो बन चुकी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, और पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 पे क्वेश्चन आता ही है, चाहे एक तो सैनिक कारण करके पूछ लेता है भाई सैनिक कारण क्या थे, ठीक है ना, यानी कि इसके कारण को डिस्क्राइब कर लेना भाई, सैनिक कारण क्या थे या राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं इसके। ठीक, दूसरा सामाजिक, ये सारे इसके कारण थे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तो ये सब इसके कारण थे। और इस कारण में मोस्टली पूछा जाता है भाई सैनिक कारण क्या। 1857 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए भाई, 1857 का विद्रोह के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, इस पे वीडियो डली हुई है, इसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको। एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, जो भी मैंने बताया उसको पढ़ लेना। अब की जो मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 21 आंदोलन से जितने भी आंदोलन हुए हैं, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और करो या मरो आंदोलन, तो इस चैप्टर जो है 21 उसमें पढ़ लेना, ऊपर देख लेना, और जो भी आएगा लिख देना। फिर है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 25। तो ये प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लेना भाई, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध ये भी किस लिए हुआ था। चलो इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि आपको एक नजर में याद हो जाए। तो आंदोलन में बेसिकली कौन कौन से थे, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, करो या मरो, ये सबसे लास्ट में हुआ था। अब देखो बता देता हूँ, असहयोग आंदोलन किस लिए हुआ था भाई। असहयोग आंदोलन हुआ था कि ये 1920 में हुआ था, ठीक है ना, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और 22 तक चला था। अब इसमें किया गया था भाई, जितनी भी सरकारी, जो भी ब्रिटिश शासक द्वारा, ब्रिटिश राज्य द्वारा जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सुविधाएं दी जा रही थी, उन सब का बहिष्कार कर दिया गया था। मतलब सरकार की नीतियों में असहयोग करना, ठीक है, जो भी स्कूल थे, कॉलेज थे, सभी का बहिष्कार कर दिया गया था। सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया, असहयोग आंदोलन। और इसको नेतृत्व मतलब गांधी जी ने किया था। और इसमें क्या कहता है, असहयोग आंदोलन यानी कि सरकार की किसी भी नीतियों में सहयोग ना करना असहयोग आंदोलन कहलाया। ठीक है, लिख देना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था भाई, ये हुआ 1930 दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा मतलब होता है भाई, सविनय यानी अवज्ञा करना, जो कानून है उसकी अवज्ञा करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था भाई, जो दांडी मार्च की गई थी 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अपने हाथ मुट्ठी पर नमक उठाकर बोला, भाई मेरा देश मेरा कानून, तो नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो इसी को ही बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हम जो भी ब्रिटिश द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी हम सविनय अवज्ञा करते हैं, उनकी अवज्ञा। ठीक है ना, कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हम मानने से इनकार कर देंगे। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये आएगा। ठीक है, फिर क्या था, करो या मरो, ये चलाया गया था 1942 में। यानी कि करो या मरो इसलिए दिया गया भाई, या तो आर या तो पार, हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया करो या मरो। इसमें भारी संख्या में एक मतलब जो थे, पूरा भारत देश इससे जुड़कर करो या मरो क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुआ। ठीक है, अब इससे पहले एक था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है भाई, स्वदेशी आंदोलन में क्या था, जितनी भी विदेशी सामान थे, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, पत्रिका का बहिष्कार किया गया। ठीक है ना, यानी कि इसमें कहा गया भाई, जो भी अपने देश का है, स्वदेश का है, उसको अपनाओ। ठीक है, इसमें कई सारी, इसको मतलब इसमें जागरूकता के लिए कई सारी क्या की गई, जनसभाएं की गई।
ठीक है ना, मतलब लोगों को जागरूक किया गया भाई, जगह जगह जाके जनसभाएं करके इसमें बताया गया कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ना कि विदेशी वस्तुओं को। इसलिए इसको क्या बोला गया, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना, ये भी आ जाता है एग्जाम में। सहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 से और खत्म हुआ 22 में, जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। मतलब वहां पे क्या किया गया भाई, चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिससे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी का एक उसूल था कि भाई आंदोलन करेंगे तो अहिंसा के पथ पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई बहुत ही सविनय तरीके से, आदर तरीके से ब्रिटिश के कानूनों का अवहेलना करना, उनको ना मानना, ठीक, सविनय अवज्ञा कहलाया। करो या मरो अंतिम आंदोलन था भाई। करो या मरो मतलब आर्य पार, हमें आजादी के लिए संपूर्ण अपनी जो भी शक्ति थी इसमें झोंक दी गई थी। तो जो भी अगर इस क्वेश्चन, जो मतलब आंदोलन से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है, बाकी जो मैंने बताया उसको बुक में पढ़ लेना और कर लेना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो था भाई, ये आपका चला था 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध हुआ किस लिए था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई यूरोप में, जो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया लेनी, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रिया का जो राजा था उसकी हत्या कर दी गई थी, ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या कर दी गई थी, या दामाद कहो उसका, जो भी था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बदले के लिए, यानी जिस देश के राजा ने उसकी हत्या की थी, उसका रिवेंज लेने के लिए उस देश के साथ लड़ाई करी। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, आसपास के जो भी देश थे वो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए उसके साथ लड़े, उस देश के विरुद्ध के साथ। तो इससे क्या हुआ भाई, जो युद्ध छोटा था धीरे धीरे एक विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, जो क्या कहलाया, प्रथम विश्व युद्ध कहलाया। अब प्रथम विश्व युद्ध इतना भयानक हुआ, इतने लोग मरे इसमें, तो इसके लिए एक लीग ऑफ नेशन बना दी कि भाई जो दोबारा से इस तरीके से खतरनाक युद्ध ना हो सके, उसके लिए क्या होगा, रोकेगा उस युद्ध को। लेकिन क्या हुआ, कुछ साल बाद ही 1900 फिर द्वितीय विश्व युद्ध, कुछ साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये था 1939 से 45 तक चला। अब ये किस लिए हुआ था, इसमें जर्मनी को, यानी इसमें जर्मनी, जापान और इटली, जो ऐसी ताकतें थी जिसको बोलते हैं नासीवादी, मतलब तानाशाही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए पूरे यूरोप ने मतलब युद्ध छिड़ गया था, ठीक है ना। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो जर्मनी पे काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे जो मेन रीजन था वो जर्मनी को माना गया, और जर्मनी पर काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से जर्मनी क्या हुई, आर्थिक विकास उसका नहीं हो पाया। तो उसने अपनी जो भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया था उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया। 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध चला, ठीक है। तो इसका भी चैप्टर है, इसको थोड़ा सा बता दिया भाई, कारण बता दिया, जो भी है चैप्टर नंबर 25 और 23 अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन जो है इन्हीं के इर्द गिर्द ही आ रहे हैं, ज्यादा अलग कहीं से नहीं आ रहे। बाकी आपको जो आसान लगे वो याद करके चले जाना, और पेपर मैं आपको बता दूं कैसे करना है, कि जो सबसे पहले आपको आता है वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो आज। और अगर अच्छा ये रहेगा कि भाई आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहले आता है तो उसको पहले आप आंसर में लिखें, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपकी जो कॉपी है खुश होकर चेक करे। तो आशा यही करता हूँ कि भाई आपका एग्जाम अच्छा जाए हिस्ट्री का, जो आता है सबसे पहले उसी को ही अटेम्प्ट करना, बाद में जो इसमें थोड़ी बहुत आपको बनाने की जरूरत पड़े उसको बाद में अच्छे से बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और छोड़ के कोई सा भी आपको क्वेश्चन नहीं आना है, याद रखना, उसमें कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड या जो भी आपको आता है वो लिख देना है, छोड़ के कोई सा क्वेश्चन नहीं आना है। फिर भाई ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, मिलते फिर नेक्स्ट आपकी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो के साथ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट।